यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी का काम हुआ पूरा। उत्तराखंड सदन दिल्ली में कमेटी अध्यक्ष रंजना देसाई और उनके सदस्य करेंगे प्रेस वार्ता। सत्रह घंटे बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, झिनका के पास भूस्खलन होने की वजह से भारी मात्रा में आ गया था मलबा। भारत से ही होंगे आदि कैलाश के दर्शन, यात्रियों को विदेश मंत्रालय से वीजा बनवाकर नेपाल के रास्ते चीन पहुंचकर करनी पड़ती थी आदि कैलाश की यात्रा। रुड़की गंग नहर में डूबे 2 युवक, स्थानीय निवासी ने कूदकर बचाई एक की जान। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली में कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई और उनके सदस्य जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका ड्राफ्ट सौंपेंगे। माना जा रहा है कि सरकार इसे कैबिनेट में लाकर लागू करने का फैसला कर लेगी। वहीं यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट सरकार के पास आने के बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। खबर चमोली से है, जहां 17 घंटे की मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है। बता दें कि झिनका के पास भूस्खलन होने की वजह से सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया था, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई थी। वहीं अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान प्रशासन ने यात्रियों की हर संभव मदद की, जिससे यात्री खासे संतुष्ट नजर आए और प्रशासन का आभार जताया। पौड़ी गढ़वाल में स्थित पर्यटन नगरी लैंडस्टोन पर्यटकों को काफी भा रहा है, जिसके चलते एक ओर जहां वीकेंड में हजारों पर्यटक लैंडस्टोन पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लैंडस्टोन में पार्किंग शुल्क में अवैध वसूली को लेकर होटल कारोबारी नाराज हैं। उनका कहना है कि पार्किंग टेंडर में जितना शुल्क तय हुआ था, उससे ज्यादा शुल्क पर्यटकों से लिया जा रहा है। साथ ही पार्किंग शुल्क लेने के बाद पर्यटकों को गाड़ी पार्क करने की जगह तक नहीं बताई जा रही है। इस पूरे मामले में एसडीएम लैंडस्टोन ने कहा कि मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मामला है, छावनी परिषद द्वारा एक ठेकेदारी पे पार्किंग व्यवस्था दी गई है, आवंटित की हुई है, जिसपे कि ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली का मतलब ये है कि बैरियर लगा के टूरिस्ट से, पर्यटक से पैसा वसूल किया जा रहा है बिना गाड़ी को पार्क कराए। आपको पार्किंग गाड़ी पार्क करा के और उससे पैसा वसूल कराना चाहिए। यही एक नियम है कि इससे यहाँ का जो व्यवसाय है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और लैंडस्टोन का जो पर्यटक आ रहा है गलत मैसेज लेके यहाँ से जा रहा है, उससे हमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमारी यहाँ पार्किंग है, उसका टेंडर जो है, जो कैंट है, उनके द्वारा जो है इसमें किया गया है। लेकिन जो कुछ ज्ञापन के माध्यम से मुझे ये अवगत कराया गया कि ये इसमें शुल्क ज्यादा ले रहे हैं, अथवा जो है जहां पार्किंग इनकी नहीं बनी है वहां भी जो है शुल्क इसमें वसूला जा रहा है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा जो है कमेटी, तहसीलदार और एसओ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और ये दोनों इस चीज को जो है मॉनिटरिंग इनके द्वारा की जा रही है और मुझे तत्काल इसमें रिपोर्ट जो है प्राप्त होगी तो इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में अमर जवान ज्योति की स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमर जवान ज्योति की आधारशिला निर्माण में उत्तराखंड की प्रमुख पवित्र नदियों के जल का इस्तेमाल होगा। गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती, काली, शारदा, कोसी और सरयू नदी का जल मंगवाया जा रहा है। जल लेने के लिए 1 जुलाई को वाहन रवाना होंगे। कई जिलों से विधायक इन जल कलशों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 जुलाई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास होगा।
नदियां हैं, उन नदियों का जल कलश में लेकर आएगा, 2 तारीख को यहाँ पहुँचेगा और उन पवित्र नदियों का गंगा, जमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, भगीरथी, शारदा, सरयू, कोसी, सभी नदियों का जल, काली नदी, लगभग 16 नदियों का जल भी यहाँ पर आ रहा है, 2 तारीख को पहुँच जाएगा और उसको उस पवित्र अमर जवान ज्योति के नीचे उस जल को डाला जाएगा। इस भावना के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, यह हर देशवासी का कर्तव्य है। हरिद्वार के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पार्क में अचानक हाथी आ गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि शिवालिक पर्वतमालाओं से सटे राजाजी नेशनल पार्क से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर आते रहते हैं। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की ओर आना जारी है। उत्तरकाशी की गंगा घाटी में जल्द औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध रवाई क्षेत्र के लाल धान की फसल लहलहाएगी। कृषि विभाग ने गंगा घाटी के लगभग 200 हेक्टेयर में लाल धान उगाने की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी ने उतरौं गांव में ग्रामीणों के साथ लाल धान की रोपाई कर इस अभियान की शुरुआत की। इससे किसानों की आजीविका में सुधार होगा। लाल धान में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। लाल धान की रोपाई के दौरान जिलाधिकारी को अपने बीज पाकर ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। में लाल धान पारंपरिक रूप से यमुना घाटी में और पुरोला में होता है, उसी को गंगा घाटी में भी लगाया जाए, इसका प्रयास आज यहाँ किया गया है। और विभिन्न जो गंगा घाटी के ब्लॉक्स हैं उसमें इस तरह का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि लाल धान जो अधिक पौष्टिक है और जो यहाँ की जलवायु को भी के अनुकूल होगा, उसको यहाँ बढ़ावा मिले, ऐसा प्रयास कृषि विभाग उत्तरकाशी कर रहा है। तो उसी सिलसिले में हम सब यहाँ उतरौं ग्राम में आए हैं। लाल धान क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इसकी बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है किसान को, और पैदावार कैसी रहेगी यही देखने के लिए यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि अगर ये सफल होता है तो गंगा घाटी के लिए यह एक निश्चित ही बहुत अच्छा कृषकों के लिए फसल बन सकती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बनबसा में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए उपखनिज से भरे एक ट्रक को जब्त किया। इसी के साथ ट्रक चालक और 2 मजदूरों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए खटीमा तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ संतोष कुमार पंत ने मीडिया को बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। के निकट वन कर्मियों एवं प्रभागी सुरक्षा बल द्वारा एक ट्रक को जो अवैध रूप से उपखनिज का अभिवन करता पाया गया को सीज करने की कार्रवाई की गई। संबंधित के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया गया है और सभी वन कर्मियों को अवैध खनन के प्रति सख्ती से निपटने के निर्देश निर्गत किए गए। अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई इसी प्रकार लगातार जारी रहेगी। आदि कैलाश की यात्रा अब आसान होने वाली है। बता दें कि अभी तक यात्रियों को आदि कैलाश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से वीजा बनवाकर नेपाल के रास्ते चीन पहुंचकर आदि कैलाश की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पुरानी लिपुलेख दर्रे से ही आदि कैलाश के दर्शन हो पाएंगे। धारचूला से पर्यटन विभाग की टीम लिपुलेख की चोटी पर पहुंची तो आदि कैलाश पर्वत के मनमोहक दर्शन हुए। उन्होंने बताया कि पैदल मार्ग ठीक होने के बाद यात्रियों को यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एसडीएम दिवेश शासनी ने बताया कि रिपोर्ट तैयार कर पर्यटन विभाग को भेजी जाएगी, जिससे धारचूला के पुरानी लिपुलेख की चोटी से ही आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कराए जाएंगे और इससे धारचूला में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सेक्रेटरी टूरिज्म सर के ऑर्डर्स के हम अभी अनुपालन करने में हमारी एक टीम गठित की गई थी, जिसमें केएमवीएन एमडी थे, टूरिज्म ऑफिसर थे और राजस्व विभाग की टीम भी थी। तो हमारी ज्वाइंट टीम अभी गुंजी
आदि कैलाश और ओम पर्वत के एरियाज़ जो हैं जहाँ हमें टूरिज़्म प्रमोट करना है, उन सभी एरियाज़ पे विजिट कर चुकी है। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहाँ से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पर वहाँ पर विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। प्रदेश में लोकायुक्त के गठन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का सरकार को आदेश दिया है, जिसके बाद विपक्ष भी लोकायुक्त को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा चुका है। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हमें लगता है कि हरीश रावत सरकार का सपना पूरा होगा और इस राज्य को लोकायुक्त मिल पाएगा, क्योंकि राज्य आज अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 40% कमीशन के बिना किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आज इस प्रदेश में है। अगर लोकायुक्त यहाँ पर होता तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगती। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उत्साहित है और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हाई कोर्ट के निर्देश का जल्दी से पालन होगा। लक्सर के रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल का दायरा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की वजह से कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, तो मौके पर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ गई थी। वहां जाकर देखा तो एरिया सिविल का था। सभी सिविल पुलिस को भी सूचित किया गया। सिविल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ तीनों लोग वहां मौजूद थे। सब ट्रैक से अलग पड़ा हुआ था। रेलवे यातायात पे कोई व्यवधान नहीं था। सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा सबकी निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की गई। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 112 पेटी अवैध शराब के पौवे और शराब बनाने के विभिन्न उपकरण और मशीनें बरामद की हैं। बता दें, गूलरभोज स्थित एक फैक्ट्री में नकली शराब का काम जोरों शोरों पर चल रहा था। यहां केमिकल से शराब बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। उत्तराखंड में बनने वाली देसी शराब गुलाब ब्रांड, जो कि उत्तराखंड के सरकारी ठेकों पर विक्रय की जाती है, उसी के तर्ज पर नकली गुलाब ब्रांड की देसी शराब बनाकर बेची जा रही थी। वहीं एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए पुलिस की पीठ थपथपाई और पुलिस प्रशासन को 25,000 के नाम की घोषणा की। इथाइल अल्कोहल से, केमिकल से शराब बना के देसी शराब की, नकली देसी शराब की संपूर्ण फैक्ट्री की भांडाफोड़ हुआ है। नकली देसी शराब बनाने वाला एक अवैध फैक्ट्री का ही हमने भांडाफोड़ कर दिया है। ये आईजीएल में से इथाइल अल्कोहल निकलता है। तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो मैन्युफैक्चर होती है, इनका ट्रक ड्राइवरों के साथ अभी तक तो ये आया है कि ट्रक ड्राइवरों के साथ सेटिंग था। वो गुलाब करके एक ब्रांड आता है, वो उत्तराखंड सरकार का ही वो मतलब अप्रूव्ड देसी शराब है। तो आप ये मान लीजिए नकली देसी शराब बनाते थे। बिल्कुल हम अकाउंट फॉर करेंगे और कैसे ये साइफन ऑफ होता था। अगर आईजीएल की कोई कर्मचारी अधिकारी इन्वॉल्व है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और कैसे कैसे उपकरण इन्होंने लिया है वो सब की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ये केवल 60 का मुकदमा नहीं होगा। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा नदेड़ा के भनार तोप में एक मकान के भीतर गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काली कुमाऊं रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजेश जोशी ने बताया कि गुलदार के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में फरार आरोपी पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई का निर्णय लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी राशिद पर मारपीट के मामले में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आरोपी को कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन आरोपी ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ढोल नगाड़े लेकर आरोपी के घर गई और आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस का कहना है कि अगर वक्त रहते आरोपी पुलिस के सामने जाहिर नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों पर्यटक सीजन चरम पर है। हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। नगरी का मौसम पल पल बदल रहा है। कभी बारिश और कभी चटक धूप पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटक यहां के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। बादलों से ढका दून घाटी का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादलों की सैर की जा रही हो। प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री चलती गाड़ी से प्लास्टिक की खाली बोतलें सड़कों पर फेंक देते हैं। बारिश के मौसम में यही प्लास्टिक सीधे गंगा में पहुंच जाता है, जिससे गंगा प्रदूषित हो जाती है। जिसको देखते हुए अब गंगोत्री से मनेरी तक स्वयंसेवियों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। प्रकृति का साथी संगठन ने जनपद मुख्यालय से गंगोत्री की ओर 40 किलोमीटर की दूरी तक 40 बोरी प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ा बेचने वाले व्यवसायी को जमा किया। प्रकृति का साथी संगठन के अभिषेक रावत का कहना है कि धामों के दर्शन करने के दौरान यात्रियों द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक बोतलें और प्लास्टिक रैपर मां गंगा में सम्मिलित हो रही हैं, जिससे मां गंगा प्रदूषित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम लगातार प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ बेचने वाले व्यवसायियों को जमा कर रहे हैं, ताकि उनको भी आर्थिक रूप से मदद मिल सके। जो संस्था है वो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करती है। हम एक साल पहले जब गंगोत्री के दर्शन करने आए तो हमने देखा कि सड़क के कोने में बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई है। हमारे अंदर एक सवाल आया कि प्लास्टिक की बोतल और ये जो प्लास्टिक का रैपर है कहाँ से आया। फिर उसके बाद हम इस साल एक प्रेरणा लेके आए कि हम माँ गंगा के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ये ठाना कि हम इस साल गंगोत्री से लेके मनेरी तक जो आपका 80 किलोमीटर का जो रूट है, हम उसमें रूट के लेफ्ट और राइट दोनों रोड में प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करेंगे। देहरादून में 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि यह चिंतन शिविर 13 से 16 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया था। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहे हैं। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राज्य में लगभग 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज हो गया है। जो 270 जांचें हम लोगों की करा रहे हैं, अभी तक 11 लाख लोगों की जांचें फ्री हो गई है और 40 लाख जांचें हमारे राज्य में फ्री। तो चलिए अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर उत्तराखंड में, जहां पर प्रेस वार्ता की गई है उत्तराखंड सदन में। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से खबर, जहां पर यूसीसी पर गठित उत्तराखंड की समिति ने प्रेस वार्ता की। उत्तराखंड सदन में प्रेस वार्ता की गई। दिल्ली से ये खबर बता रहे हैं आपको। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने यूसीसी के विस्तार में जानकारी दी। पीड़िता पर जानकारी दी। बता दें कि 27 मई 2022 को कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अभी तक 63 मीटिंग कर ली हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। यूसीसी पर गठित उत्तराखंड की समिति ने प्रेस वार्ता की। बता दें कि उत्तराखंड सदन में ये प्रेस वार्ता की गई। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने यूसीसी के विस्तार में जानकारी दी। 27 मई 2022 को कमेटी का गठन किया गया था। बता दें कि कमेटी ने अब तक 63 मीटिंग कर ली हैं। सबसे पहले मानागांव कमेटी में बैठक की गई थी। उप समिति ने 143 जगह बैठक की थी।
विशेषज्ञों ने सभी दलों से भी बात की थी। लॉ कमीशन ने एक्सपर्ट कमेटी से चर्चा की थी और जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। तो खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित उत्तराखंड की समिति ने प्रेस वार्ता की। उत्तराखंड सदन में ये प्रेस वार्ता की गई। बता दें कि रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने यूसीसी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। 27 मई 2022 को कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अब तक इस मामले में 63 मीटिंग कर ली है। सबसे पहले कमेटी मानागांव गई थी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ आपके संवाददाता विनय सूद से। विनय, यहां पर यूसीसी पर गठित उत्तराखंड की समिति ने प्रेस वार्ता की, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए आज आपको बता दें कि यूसीसी पर गठित उत्तराखंड की जो समिति है उन्होंने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता की है और इसमें जो यहाँ पर इस कमेटी का जो गठन है वो 27 मई 2022 को किया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो उप समिति जो है तो उनके 143 जगह इसमें बैठकें भी की थी। तो आज का जो इसमें फैसला था, ये जो बैठकें इसमें होनी थी, इस पर यहाँ पर जो बैठक हुई है इसमें साफ तौर पर जो है बता दिया गया है कि जल्दी ही जो है उत्तराखंड में यहाँ पर समान नागरिकता जो कानून है उसको यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो ये ड्राफ्ट जो मिलना था, ड्राफ्ट में क्या कुछ रहेगा ये अभी विधानसभा सदन में सत्र के बाद ही ये खोला जाएगा कि क्या कुछ चीजें इसमें रहेंगी। जी बिल्कुल, बात की जाए तो पिछले साल यानी कि 27 मई से 2022 से कमेटी का गठन किया गया था। अब तक इसमें 63 मीटिंग भी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 27 मई 2022 में इसका जब गठन किया गया था तो उसके बाद में जो यहाँ पर जो मीटिंगें रखी गई थी इसमें 63 मीटिंग भी की गई थी, जिसमें कि सबसे पहली जो मीटिंग इसमें हुई थी वो मारा गांव में की गई थी। जी यानी कि अब देखा जाए तो जल्द ही यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बैठक यहाँ पर हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है ये मानी जा रही थी और अब इसको लेकर के जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो फैसला आया है तो यही आया है कि उत्तराखंड में जो है समान नागरिकता जो कानून है वो जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि इसको लेकर सीएम का भी बयान आया था। सीएम ने भी इसमें साफ तौर पर जो है यहाँ पर अपनी बात रखी थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि जो ड्राफ्ट आएगा, जो भी सदन में ड्राफ्ट आएगा उसको लेकर के जो है सूत्रों के हवाले से जो है ये खबर आ रही थी और इसके साथ ही जो ड्राफ्ट को लेकर के जो इस मौके पर कार्यवाही जो है वो सरकार द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के कालेश्वर मंदिर में मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ 4 दिवसीय देवी महोत्सव का समापन हुआ। देवी रथ यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कनेड़ी गांव से देवी रथ यात्रा को दुर्गम पहाड़ियों से मां के जयकारों के साथ कालेश्वर मंदिर तक लाया गया। महोत्सव में लोहाघाट, किमतोली, पुल हिंडोला, चौकड़ी, गल्लागांव, कनेड़ी, खतेड़ा आदि क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। 4 दिवसीय महोत्सव के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर समिति के संरक्षक शिवदत्त जोशी, रमेश चंद्र जोशी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।